हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम यहाँ पे अब नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 दोनों को यहाँ पे मैं कंप्लीट करूंगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले 5.1 एक्सरसाइज से, जहां पे अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करते हो तो आपको कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और जिसका आपको आंसर देना है बाय ट्रू और फॉल्स और आपको उसको रीजन देना है। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्वेश्चन तो आसानी रहेगी। Only one line can pass through a single point. Only one line can pass through single point. Okay, अब इसको समझते हैं थोड़ा। एक सिंगल पॉइंट के थ्रू एक ही लाइन पास हो सकती है। चलिए पॉइंट ड्रॉ करके देखते हैं। चलो, एक लाइन, सिर्फ एक ही लाइन होगी? नहीं, मैं तो दूसरी भी ड्रॉ कर सकता हूं। ये लो, तीसरी ड्रॉ कर ली, चौथी ड्रॉ कर ली। सो देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। और इसका आपको रीजन किस तरह से देना है? रीजन आपको देना है बाय दिस डायग्राम। ये आपका पॉइंट है और ये आपकी बहुत सारी लाइन है। सो देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस जो कि पास हो सकती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मेन क्वेश्चन में यहां पे लिखूंगा, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ओके, सो इसको अभी समझते हैं। तो दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकती है। ओके, लाइन क्या होती है? एक स्ट्रेट ब्रेथलेस जो कि एक्सटेंड होती है कोई भी पॉइंट्स के बीच में। सो हमारे पास दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स है, तो ये दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है। इससे ज्यादा आप बना सकते हो? इनफाइनाइट बोला है। इज इट पॉसिबल? नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरी कोई लाइन बनाते हो तो ये तो स्ट्रेट नहीं है। दिस इज नॉट लाइन, दिस इज कर्व। तो यहां पे क्या करेंगे? यहां पे सिर्फ एक ही लाइन पॉसिबल है और ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। और यहां पे हम क्या लिखेंगे? डायग्राम के साथ हम लिखेंगे देयर इज ओनली वन लाइन दैट पास बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स दिया हुआ है। बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। अ terminated line can be produced, okay, don't bother, मतलब मेरी हैंडराइटिंग यहां पे हैंडराइटिंग को थोड़ा सीरियसली मत लेना, ठीक है? लाइक मैं बहुत फास्ट लिख रहा हूं। आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है तो आप देख लीजिए। टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely on both sides. ओके, एक टर्मिनेटेड लाइन है, जैसे कि इसको ही कंसिडर कर लेते हैं, तो आप इसको दोनों तरफ यहां पे इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हो। यस, कर सकते हैं। दैट मींस ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये स्टेटमेंट हो गया यहां पे ट्रू, ठीक है? यस, कर सकते हो। तो आप इसको डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हो, यस इट इज ट्रू एंड अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। क्लियर? सो ये तीन स्टेटमेंट है। अब यहां पे फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेटमेंट यहां पे मैं नाउ यहां पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी स्टेटमेंट नंबर 4। आई नो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा स्टेटमेंट है, मुझे भी मजा नहीं आ रहा है, बट क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ स्टेटमेंट है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, इफ two circles are equal, then their radii are equal. Radii means radius. So यहां पे अगर आपके दो सर्कल इक्वल है तो उनके रेडियस भी इक्वल होंगे। यस, दिस इज ट्रू बिकॉज सर्कल का एरिया पूरी तरीके से रेडियस पे डिपेंड करता है। तो अगर सर्कल इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल होगा। बढ़ते हैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट के, इस क्वेश्चन के लास्ट स्टेटमेंट पे, जहां पे आपको फिगर दिया हुआ है। फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे तीन टर्मिनेटेड लाइंस है। लेट्स सी। ओके, ये सेकेंड एंड ये थर्ड। नाउ आपको यहां पे क्या कहा गया है?
if AB equals to PQ, if AB equals to PQ, PQ equals to XY, then AB equals to XY. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, AB इक्वल्स टू PQ, और इसको मैं थोड़ा उल्टा करूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं XY इक्वल्स टू PQ? क्योंकि PQ इक्वल्स टू XY लिखो या XY इक्वल्स टू PQ लिखो, बात तो एक ही है ना। लेकिन मैंने इसको क्यों लिखा है, आप जरा सोचो, याद करो एक्सियोम नंबर 1, जहां पे कहा था कि अगर दो चीजें किसी भी एक के बराबर है तो वो दोनों चीजें भी इक्वल होगी। दैट मीन्स AB और XY दोनों PQ के इक्वल में है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एक्सियोम नंबर 1 आप यहाँ पे बोल सकते हो AB इक्वल्स टू XY। एक्सियोम नंबर 1 क्या है, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, अच्छे से देख लो एक्सियोम 1, जहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे ट्रू एंड फॉल्स के थ्रू में बताना था, एंड दिस क्वेश्चन इज ट्रू अगेन। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पे बहुत सारे टोटल 5 डेफिनेशंस यहाँ पे बतानी है, और यहाँ पे कहा गया है कि कुछ ऐसी टर्म्स है जो इन टर्म्स को समझने से पहले आपको पता होना जरूरी है। तो यस, यहाँ पे 5 है टोटल, वैसे 6 है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी 5 है जिसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जानते हो, लेकिन यार रूल्स है और पढ़ाना है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी आपको ये सारी चीजें पता है। एक बार समझा देता हूँ। पॉइंट क्या होता है, जैसे कि पॉइंट यहाँ पे होता है, किसी इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, बस ये एक अपनी जगह लेता है, डॉट, इसको हम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। एंड दूसरा लाइन, लाइन क्या होती है, एक ब्रेथलेस लाइन। ब्रेथलेस मतलब कि जिसके यहाँ पे कोई ब्रेथ नहीं होती है, जैसे कि ये लाइन आपको दिख रही है, इसकी कोई ब्रेथ नहीं है, तो उसको हम लाइन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लेन। प्लेन क्या होता है, जैसे कि मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूं तो ये एक प्लेन है, आप जिस पेपर की शीट पे लिख रहे हो ये भी एक प्लेन है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है इसका, आपको पता होना चाहिए। एंगल क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक 2 लाइन है और उन 2 लाइन के अंदर एक कॉमन पॉइंट है, जैसे कि ये रहा, तो उस कॉमन पॉइंट पे ये एंगल बनाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहे होंगे, ये एक एंगल बना, ये एक एंगल बना, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, टोटल 4 एंगल है। जरूरी नहीं कि 4 हो, मतलब कि अगर इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है, जैसे कि ये रहा, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, दूसरा एंगल भी बन रहा है, मतलब वो बहुत बड़ा है, लेकिन वो आपके लेवल का नहीं है, आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 10th वगैरह में आपको ये पता चल जाएगा। अभी इतना समझो कि ये कॉमन पॉइंट है, ये दोनों रे है, और ये इनका क्या है, एंगल है। तो एंगल क्या होता है, यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेज। नॉन कोलिनियर मतलब कि, समझाता हूं वो भी, जैसे कि आपने जितने भी रेज देखे ना, वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे कि ये रे ऐसा है, दूसरा रे यहां से ऐसे निकल रहा है, और ये इसका कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पे एंगल नहीं बन रहा है। वैसे कहने के लिए तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, जैसे पूरा 180 बन रहा है, लेकिन आप उसको नहीं बोलते हो एंगल, स्ट्रेट लाइन बोलते हो, ठीक है। सो यहाँ पे 180 आप उसको इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हो। अभी के लिए इस तरह से याद रखो, बहुत सारे क्लोज है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। नेक्स्ट आता है आपका सर्कल। सर्कल क्या होता है, एक पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट है, ये एक सेंटर है, इस पे से बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे एक साथ एक कांस्टेंट एक सेट है, यहां से सबका डिस्टेंस सेम है, और ये डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सर्कल है। ओके फाइन। सो ये कुछ पॉइंट्स थे ना। सबसे पहली टर्म आपको यहां पे समझनी है, वो है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस वो होती है जिनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर पॉइंट पे इक्वल होता है। एक्सप्लेन करता हूं डायग्राम से, लेकिन अभी मैं जो बोलूंगा उसको आप यहां पे नोटबुक में लिख लीजिए। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, देन दिस लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है। वापस सुनाओ, पीछे जाके वापस से थोड़ा इसको प्ले कर लो, लिख लो, ठीक है। और भी एक चीज है पैरेलल लाइंस के बारे में, द लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर आर आल्सो कैन आल्सो बी कॉल्ड पैरेलल लाइंस। लेकिन जरूरी नहीं कि वो पैरेलल लाइंस हो, आप सिर्फ ये स्टेटमेंट पे डिफाइन नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहली लाइन मैंने आपको क्या कही, इफ द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, सो ये मेरे पास 2 लाइन है और
इनके बीच में डिस्टेंस अगर हर बार हर पॉइंट पे सेम होता है, जैसे कि यहां पे भी ये डिस्टेंस सेम है, यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है, तो ऐसी लाइन को आप पैरेलल लाइन बोल सकते हो। और हां, ये लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, लेकिन आपको ये पॉइंट सबसे पहले जो मैंने आपको लिखवाया वो रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसी तो बहुत सारी लाइन होगी जो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, जैसे कि ये रही, ये दोनों लाइन भी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, है ना, हो सकता है नहीं करेगी, लेकिन आप यहां पे बोल सकते हो अगर आप इसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड करोगे तो कहीं पे कर सकती है। सो यहां पे आप सिर्फ एक पॉइंट पे रिलाई नहीं कर सकते हो, वैसे सेकंड पॉइंट भी इनफ है, जो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी मतलब वो अपनी धुन में, ये अपनी धुन में जाएगी, ये अपनी धुन में जाएगी, लेकिन थोड़ी सी भी क्रॉस होगी तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर सकती है, जैसे कि ये वाली कहीं पे कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे लेकिन इसका डेफिनेशन इतना शॉर्ट नहीं होगा, आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ऐसी लाइंस जो कि यहाँ पे जिनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज सेम है, वो यहाँ पे क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होगी, ठीक है। सो यहाँ पे लाइन का डेफिनेशन आया जो कि आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मैंने आपको इसीलिए आपको ये टर्म्स पहले समझाई थी मैंने, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर, मैंने जो लिखवाया वो 2 पॉइंट आप आराम से इसको लिख दीजिए। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में है परपेंडिकुलर लाइंस, ओके। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? इफ टू लाइंस, ध्यान से लिख डालो, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री देन दिस लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे कि मेरे पास दो लाइन है, वो यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पे, तो ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है। और इसके लिए आपका एंगल और लाइन का डेफिनेशन जानना जरूरी है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, समझ में आया? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री देन दिस लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस, ओके। सो ये हमारा सेकंड भी हो गया। बढ़ते हैं आगे, थर्ड में आपके पास है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? मान लो मेरे पास एक पॉइंट है, इफ आई एम हैविंग एनी पॉइंट एंड आई एम ड्रॉइंग अ लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। If you draw a line from one point to any other point, then this is known as line segment. Very simple, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे पॉइंट का, लाइन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर होगा एंड लाइन सेगमेंट भी समझ में आ गया होगा। अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट इज नोन एज लाइन सेगमेंट। आप इसको सिंपल इस तरह से भी बोल सकते हो, ठीक है। सो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। नाउ फोर्थ है आपका रेडियस, ओके। रेडियस ऑफ अ सर्कल, उसके लिए आपको सर्कल का डेफिनेशन जानना जरूरी है। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। It is the distance from center to any point lying on the circle. Any point मतलब कहीं पे भी. Then it is known as radius of a circle. Simple, very simple, बहुत easy है, ठीक है। इसको समझाते मैंने आपको, मतलब इसके अंदर ही देखो, a set of all points whose distance from a fixed point remains constant, इसमें radius आ गया यार। सर्कल को पहले, सर्कल से पहले हम रेडियस समझते हैं, ठीक है। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ फिफ्थ है आपके पास स्क्वायर, ओके। सबको पता है, बचपन से पता है स्क्वायर क्या है। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, लिखो चलो जल्दी से, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री और ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। सो यहां पे आपको एक नई टर्म दिखी होगी क्वाड्रिलेटरल, जो कि मैं, सो यहां पे आपको एक नई टर्म दिखी होगी क्वाड्रिलेटरल, जो कि मैंने आपको नहीं बताया। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक क्लोज डायग्राम जो कि 4 साइड से बना होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर बार स्क्वायर हो, हर बार रेक्टेंगल हो, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी 4 साइड से बना, मतलब मैंने ये बनाया ना 4 साइड से, सो ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल है और चारों एंगल्स 90 डिग्री है, तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम सर्कल बोलते हैं, सॉरी स्क्वायर बोलते हैं। जैसे कि ये चारों 90 डिग्री होंगे, ठीक है, और चारों साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन 2 काफी बोरिंग था, मैं जानता हूं, समझ में
आ गया होगा, मतलब आपको पता ही है, लेकिन मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया, कुछ ऐसा ही समझो। बढ़ते हैं एक और बोरिंग क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे आपको कहा गया है कंसिडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। आपको यहां पे 2 पोस्टुलेट दिए हुए हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट, ठीक है, मैं यहां पे लिखूंगा। मैं यहां पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करने का सोच रहा हूं, सो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 हियर एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 हियर। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को यहां ले लेते हैं, बाद में उस तरफ जाएंगे। यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पोस्टुलेट आपको दिया हुआ है, मैं पढ़ता हूं और इस हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करता हूं। पहला दिया हुआ है गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, there exists a third point C which is in between A and B. Okay, given any 2 distinct points A and B, there exists थर्ड पॉइंट C which is between AB. between AB मतलब कि मान लो कि ये AB है, उसके बीच में यहाँ पे C है। ये पोस्टुलेट 1 बोलता है, इसका डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। सेकंड, there exist at least 3 points that are not on the same line. there exist at least 3 points that are not on the same line. मान लो कि ये है हमारा A और B, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है जो कि लाइन पे नहीं है, तो तीनों पॉइंट यहाँ पे लाइन पे नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यस। सो अब इसका करे क्या, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? हाँ, बहुत सारी अनडिफाइंड टर्म्स है। यस, देयर आर मेनी अनडिफाइंड टर्म्स जो कि डिफाइन नहीं की गई है। हमें यहाँ पे यस और नो कहना है, मतलब यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है कौन सी टर्म्स, आपने कह दिया, हो गया। आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? हाँ, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, आप इस पे से यहाँ पे कुछ डायग्राम वगैरह बना सकते हो, ये सब बना सकते हैं। ये हमने दोनों डायग्राम बनाए, तो ये कंसिस्टेंस है, यहाँ पे वर्किंग है, पॉसिबल है, हमने इसको डायग्राम में कन्वर्ट किया। सो यहाँ पे दिस पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। नेक्स्ट है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट? यहां पे ये कोई यूक्लिड पोस्टुलेट में से आ रहे हैं? नहीं, यूक्लिड पोस्टुलेट में से नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे, तो आप यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट लिख दोगे, यूक्लिड से नहीं आ रहे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, आप अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 82 पे जाओ, जहां पे आपको एक एग्जाम दिखेगा 5.1, जिसमें लिखा हुआ है गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है, ये 82 पेज पे दिया गया जो एक्सियोम है, एक्सियोम 5.1 इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो बस यही था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इतना ही था। हम यहाँ पे अभी थोड़ा सा यहाँ पे इस चैप्टर के थोड़े से अलग क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि मजा आएगा आपको, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल 7 क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। If a point C lies between 2 points A and B such that AC equals to BC. If a point C lies between 2 points A and B. Okay. Such that AC equals to BC. Then prove that AC is half of AB. AC is half of AB. And explain by drawing a figure. ओके, सो सबसे पहले हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, डायग्राम तो सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिया, और यही हमारा क्या है, गिवन है। गिवन दैट A and B, given that C is a point which lies between A and B such that AC equals to BC. ये हमारा क्या है, गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है, टू प्रूव AC is half of AB. सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रूफ की। प्रूफ में बहुत लंबा मैं जाने वाला नहीं हूं, सिंपल एंड शॉर्ट, क्विक। हमें ये इक्वल दिया है ना, AC इक्वल्स टू BC, इसी से शुरू करते हैं। AC इक्वल्स टू BC, ये दोनों इक्वल है। एक्सियोम को याद करो, एक एक्सियोम ऐसा था, पता है, इफ वी ऐड इक्वल थिंग्स इनटू 2 इक्वल थिंग। यहां पे एक एक्सियोम याद करो, याद है मैंने आपको बताया था कि अगर 2 चीजें इक्वल है, इसमें आप अगर 2 और इक्वल चीजें ऐड करोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर AC है, AC एंड BC इक्वल है पहले से, लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पे AC के अंदर AC ऐड करता हूं, मतलब इसके अंदर AC ऐड किया, इस तरफ भी मैं यहाँ पे BC के अंदर AC ऐड करूंगा। ये दोनों पहले से इक्वल है और इनके अंदर मैं जो ऐड कर रहा हूं वो भी इक्वल है, तो यहां पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द एक्सियोम जो हमने पढ़ लिया है। अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। व्हाट इज BC प्लस AC?
व्हाट इज BC प्लस AC? BC प्लस AC, अगर हम ये दोनों BC और AC को मिलाते प्लस करते हैं तो क्या मिलता है? पूरा AB मिलता है, तो दैट वी कैन राइट हियर AB, और उसको हम इक्वेशन 1 दे सकते हैं. यस, BC प्लस AC इक्वल्स टू AB. नाउ इक्वेशन 1, सॉरी इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन 2 एंड इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 की वैल्यू को हम यहां पे इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा? सो यहां पे हम लिख सकते हैं AC प्लस AC, और BC प्लस AC हमने AB प्रूव किया, उसको हम यहां पे रख देंगे AB. मैंने ये इक्वेशन को वापस से लिखा AC प्लस AC इक्वल्स टू AB, मैंने इसकी जगह पे AB लिख दिया. क्यों? अभी तो मैंने बताया. AC प्लस AC क्या होगा? ट्वाइस AC होगा इक्वल्स टू AB. मैथमेटिकल रूल के हिसाब से 2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो हमारे पास आएगा AC इक्वल्स टू 1/2 AB. दैट इज व्हाट वी नीड. हमने प्रूव कर लिया. लेकिन आप एग्जाम में इसको किस तरह से लिखोगे? आपको एक्सियोम मैंने बताए थे और उन्हीं एक्सियोम का हमने इस्तेमाल भी किया है, तो इससे पहले आप एक्सियोम लिखोगे पूरा, ठीक है, और थोड़े स्टेटमेंट जैसे कि बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, और इस तरह के स्टेटमेंट के साथ आप सम पूरा करोगे. जैसे कि गिवन लिखा, टू प्रूव लिखा, प्रूफ लिखा एंड देन हेंस प्रूव्ड लिख के आप सम को इस तरह से कंप्लीट करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4. अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 पे डिपेंड करता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 से ही इसका आता है. इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट AB. याद है हमने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट अभी तो देखा AB और इसके बीच में ये जो C है ये क्या है? मिड पॉइंट है. ठीक है, अब प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. ओके, वेरी गुड. एवरी लाइन हैज ओनली वन मिड पॉइंट. इसके लिए मैं एक काम करता हूं, इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूं A B. थोड़ी देर के लिए एज्यूम करते हैं C एंड D आर मिड पॉइंट्स. हियर लेट अस सपोज प्रूफ के अंदर गिवन एंड टू प्रूफ तो आपको पता है. लेट C एंड D आर meet point, C and D are meet point of AB. ठीक है, C and D meet point है. अगर meet point है तो हम जानते हैं, अगर C meet point है तो यहां पे C अगर meet point है, if C is meet point, then हम क्या लिख सकते हैं? AC इक्वल्स टू BC, ऐसा हम लिख सकते हैं. यस, लिख सकते हैं. एंड यहां पे अगर मैं ऐसा बोलूं इन केस ऑफ, अच्छा ये जो प्रूव, ये जो डायरेक्टली मैंने लिखा, ये कहां से आपको लिखना है? ये आपको लिखना है, एक काम करो आप यहां पे क्या करोगे, पूरा जो प्रीवियस प्रूफ था उसको पूरा लिखोगे. जैसे कि मैं आपको बताता हूं AC इक्वल्स टू BC, AC प्लस AC इक्वल्स टू AB, या फिर यहां पे क्या लिखेंगे? BC प्लस AC, ऐसा लिखेंगे. ठीक है, हमने ऐड किया था ना प्रीवियस क्वेश्चन में, वही चीज आपको यहां पे एज इट इज लिखनी है. उसके बाद ट्वाइस ऑफ AC इक्वल्स टू AB, यहां तक आपको सॉल्व करना है, और फिर यहां पे लिखना है ट्वाइस ऑफ AC इक्वल्स टू AB, और इसको आपको 1 दे देना है. ठीक है, ये पूरा अच्छे से लिखना है, एग्जाम में मार्क्स लेने हैं, पूरा अच्छे से लिखना है. ठीक है, फिर एक लाइन हम यहां पे ऐड करेंगे. Similarly, when D is midpoint, अगर यहां पे D midpoint है तो आप क्या लिखोगे? आप यहां पे लिखोगे AD इक्वल्स टू DB. क्या लिखोगे? AD इक्वल्स टू DB. और उसको भी आप इस तरह से प्रूफ पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप यहां पे सीधा यहां पे क्या लिख दोगे? ट्वाइस ऑफ AD इक्वल्स टू AB, ट्वाइस ऑफ AD इक्वल्स टू AB, ऐसा लिखोगे. उसको मैं यहां पे लिख देता हूं. ठीक है, डायरेक्टली ट्वाइस ऑफ AD इक्वल्स टू AB, और उसको मैं नाम दे देता हूं 2. अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं. ठीक है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहां पे लिखा था, बाकी आप अच्छे से जानते हो आपको कहां लिखना है, मैंने आपको बता दिया है. 1 और 2 को अगर आप देखो, ट्वाइस ऑफ AC इक्वल्स टू AB, ट्वाइस ऑफ AD इक्वल्स टू AB,
अगर दो चीजें किसी एक के बराबर है, मतलब कि ट्वाइस ऑफ एसी भी एबी के बराबर है, ट्वाइस ऑफ एडी भी एबी के बराबर है, तो एक्सियोम के हिसाब से आप ट्वाइस ऑफ एसी एंड ट्वाइस ऑफ एडी को लिख सकते हो, जहां पे 2 कैंसिल होगा तो एसी इक्वल्स टू एडी आएगा। यस, एग्री करते हो? समझ में आया ना? AC इक्वल्स टू AD आएगा। बट डायग्राम के हिसाब से तो समझ में नहीं आ रहा है ये। AC AD समझ में नहीं आ रहा है, तो यहां पे क्या हो सकता है? यहां पे C और D एक ही पॉइंट है। C और D क्या है? एक ही पॉइंट है, मतलब एक ही पॉइंट के दो नाम है C एंड D, तभी तो यहां पे AC और AD इक्वल है, वरना तो यार डायग्राम के हिसाब से इक्वल नहीं था अगर अलग अलग जगह पे। तो इससे हमें पता चलता है देयर इज ओनली वन, तो इससे हमें क्या पता चलता है? अ लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट, अ लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। समझ में आया? इससे हमें पता लगा। क्लियर? सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि थोड़ा सा बोरिंग था, थोड़ा सा मतलब मजा नहीं आई थी, लेकिन क्या करें, चला लेना पड़ता है। चैप्टर खुद एक बोरिंग है, मुझे खुद कभी समझ में नहीं आया था, बट समहाउ आई मैनेज। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा अच्छे से करवा दूंगा। अब यहां पे आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 मजा आएगा आपको। लेट्स टॉक। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है, इन अ फिगर इफ AC इक्वल्स टू BD देन प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD। AC इक्वल्स टू BD देन AB इक्वल्स टू CD। अगर ये है तो प्रूफ, मतलब ये है। और डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं। आपको मेरी आवाज थोड़ी ठीक नहीं लग रही होगी, थोड़ा हेल्थ का इश्यू है, सो सब मैनेज कर लेना। आपको थोड़ा सा कट भी बहुत ज्यादा होंगे इस वीडियो में। चलो, तो ये डायग्राम है और ये हमें दिया हुआ है, ये हमें प्रूव करना है। AC इक्वल्स टू BD, AC इक्वल्स टू BD। समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे इस तरह से आपको बता, AC इक्वल्स टू BD, और मुझे क्या प्रूव करना है? AB इक्वल्स टू CD। चलो, सो अगर मैं ऐसा बोलूं आपको, दो चीजें आपके पास है, AC और BD, उसमें से आप अगर सेम चीज को माइनस कर दो, मतलब दो इक्वल चीज है, उसमें से सेम चीज को माइनस करो। किसको? BC को माइनस करते हैं। ठीक है, मैंने यहां पे BC को माइनस किया। बताता हूं कहां से मेरे दिमाग में आया, आपके भी दिमाग में आ सकता है। तो सबसे पहले तो माइनस का काम खत्म करते हैं। AC माइनस क्या करेंगे? AC माइनस BC। ये AC में से मैं BC निकाल दूं, चलेगा? अगर मैं ये AC में से BC निकाल दिया, क्या बचा मेरे पास? AB बचा। ठीक है, वापस से BC को बना लेते हैं। अब BD में से BC निकाल देना है। ये हमारा BD है पूरा, यहां से यहां तक, उसमें से मैं BC निकाल देता हूं। उसमें से मैंने BC निकाल दिया, BD पूरा था, उसमें से BC निकाल दिया, बचा क्या? CD। लो, मैजिक हो गया, आंसर आ गया यहां पे। इतना ही सिंपल है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपको एक्सियोम्स याद है ना? आपको यहाँ पे एक्सियोम्स याद है ना? आपको दो इक्वल चीज आपको दी है, उसमें से आप दो इक्वल चीज को माइनस करो या प्लस करो। प्लस करोगे तो जो भी आपको मिलता है वो भी इक्वल होगा, माइनस करते हो तो जो बचता है वो भी इक्वल होगा। तो हमने क्या किया? दो इक्वल चीज में से दो इक्वल चीज को माइनस किया, मतलब AC में से भी BC निकाला, BD में से भी BC निकाला। जबकि ये दोनों इक्वल थे तो इनका आंसर जो आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो भी इक्वल होगा एक्सियोम के हिसाब से। लेकिन अचानक से दिमाग में BC कैसे? ओके, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल वे में विजुअलाइज करके सोचो। AC और BD इक्वल है, AC और BD इक्वल है, तो AC और BD, AC BD, इनमें कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? BD। अगर AC और BD इक्वल है, इनका कॉमन पार्ट अगर मैं निकाल दूं तो जो बचेगा वो भी इक्वल ही होने वाला है ना। सिंपल लॉजिक, मैंने यही लॉजिक लगा के इसको सॉल्व किया। आपको भी शायद यही लॉजिक लगा के आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक काफी इजी था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, सॉरी 7th की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको कहा गया है व्हाई एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम कंसिडर्ड यूनिवर्सल ट्रुथ। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। पोस्टुलेट के आंसर क्वेश्चन नहीं है, एक्सियोम के रिलेटेड है। फिफ्थ एक्सियोम को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है और क्यों उसको यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाता है, देखते हैं। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट।
द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। नाउ इसमें यहाँ पे कुछ ज्यादा करने जैसा नहीं है, आप इसको ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि केस 1 करके दे सकते हो, जैसे कि मैक्स के बाहर का एग्जाम्पल, जैसे कि एक आपके पास है क्वांटिटी जो कि ए बी एंड सी से आती है, एक क्वांटिटी है जो कि ए बी एंड सी से आती है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि जो टी है ये होल है और ए बी सी इसके पार्ट है, तो ए विल नेवर बी ग्रेटर देन टी, बी विल नेवर बी ग्रेटर देन टी एंड सी विल नेवर बी ग्रेटर देन टी। ठीक है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। आप भी ये चीज समझते हो, टी किससे बना है, ए बी एंड सी से बना है, तो अकेला ए कभी भी टी से बड़ा नहीं होगा, बी अकेला टी से बड़ा नहीं होगा और सी अकेला टी से बड़ा नहीं होगा। सो एक केस स्टडी है और ये सिर्फ और सिर्फ मैक्स के ऊपर नहीं है, दुनिया की कोई भी चीज को आप लेके देख लो, ये हमेशा काम करता है। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। समझ में आया? क्लियर? ओके, जैसे कि एक्सरसाइज 5.1 हम सॉल्व कर रहे हैं पूरे चैप्टर में 2 एक्सरसाइज है, 5.1 एंड 5.2। तो पूरे चैप्टर से कभी भी 5.1 एक्सरसाइज बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि 5.1 इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में एक नहीं 2 एक्सरसाइज है, 5 एग्जाम एंड 5 पोस्टुलेट है। सो यहाँ पे 5.1 कैन नेवर बी ग्रेटर देन चैप्टर नंबर 5। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट ऑलवेज। क्लियर? इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था और इसी के साथ हमारा 5.1 कंप्लीट हो गया। नाउ यहां पे कुछ और क्वेश्चन है जैसे कि 5.2 के रिलेटेड, वो आप खुद करोगे तो भी समझ में आ जाएंगे, यहां पे कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। 5.2 का मैं आपको बता देता हूं। हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड? ठीक है ना, 5.2 का पहला क्वेश्चन है, आप फिफ्थ पोस्टुलेट को आसानी से कैसे लिखोगे? याद है ना, फिफ्थ पोस्टुलेट इतना बड़ा था, समझने में देर लगी थी, उसको आप आसानी से कैसे लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट द थर्ड लाइन, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट द थर्ड लाइन in such a way that it makes interior angles less than 180, then this lines या फिर then the lines intersect each other। सिंपल मेरी लैंग्वेज में मैंने यहां पे लिखा है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। क्या था पोस्टुलेट? आपके पास, आपको अगर याद हो तो प्रीवियस वीडियो में हमने लास्ट में उसको लिया था ऐसे, यहां पे हाँ एक लाइन है, ठीक है, तो पोस्टुलेट में पहले एक लाइन की बात की, फिर 2 लाइन की बात की, फिर वापस से 2 लाइन पे आया। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे पहले से हम सब्जेक्ट में 2 लाइंस रखेंगे। इफ 2 लाइंस इंटरसेक्ट द थर्ड लाइन, ये 2 लाइंस एक तीसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है कुछ इस तरह से कि इट मेक्स इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180, जैसे कि इसने बनाया है। तो यहाँ पे देन द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, लास्ट में भी हमने वही सब्जेक्ट लिया क्योंकि हमें पता है हम किस लाइन की बात कर रहे हैं, ये दोनों लाइन की बात कर रहे हैं। तो शुरुआत में अपने सब्जेक्ट सेम ले लिया, जिसकी वजह से हुआ क्या, आपने स्टेटमेंट को बहुत छोटा कर दिया और आसानी से समझ में भी आ गया। क्लियर? आपको भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नाउ अब 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2, does Euclid's fifth postulate imply existence of parallel lines? Explain. Imply, फिफ्थ पोस्टुलेट यहां पे शक करता है कुछ यहाँ पे पैरेलल लाइंस के होने पे। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कि ये पोस्टुलेट क्या कहता है, अगर जो इंटीरियर एंगल्स है उसका जो समेशन है वो 180 से कम है, ठीक है, 180 से कम है, तो ऑब्वियस बात है कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन अगर हम इसमें ऐसा बोले, इफ इट मेक्स इंटीरियर एंगल्स 180 देन द लाइन्स आर नेवर गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर यहां पे मान लो, जैसे कि इस डायग्राम में मैं चेंज करता हूं इस तरह का, जैसे कि ये एग्जैक्ट 90 है, ठीक है, मतलब कि दोनों 180 की है, दोनों के मिला के एग्जैक्ट 180 हो रहा है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, यहां पे हम कहेंगे कि दिस लाइन्स आर नेवर गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर, हेंस द लाइन्स आर
पैरेलल लाइंस, आप ऐसा यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंज करोगे, लेस देन 180 नहीं लिखोगे, देन if the angles are 180 then the lines are never going to intersect each other, hence the lines are parallel lines। इतना चेंज करके आप आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी बना सकते हो। तो आपकी एक्सरसाइज 5.2 खत्म हो गई, चैप्टर भी खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। वीडियो काफी लंबी थी, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, काफी इंटरेस्टिंग है, अब मजा आएगा। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।